तो प्यारे दोस्तों, शब्द शक्ति की परिभाषा इस इकाई को हम शुरुआत करते हैं। शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। देखिए, हम हमारे जीवन में पूर्णतः रूप से हमारा मत, हमारे विचार, हमारे मन की परिकल्पना या जो कोई बातें होती है वह हम किसी भी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। फिर चाहे वह हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी हो या मराठी हो या हमारी मातृभाषा हो, भाषा कौन सी भी हो, उस भाषा में हम हमारा मत व्यक्त करते हैं। तो भाषा जहाँ पर आती है वहां पर लिपि आती है और लिपि आने के उपरांत वहां पर उसके व्यंजन आते हैं और व्यंजनों का मूल बाह्य वर्णन यानी कि जो शब्द होते हैं वह शब्द आते हैं। तो उन्हीं शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। यानी कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हम मीठे शब्दों से बात करते हैं या मीठे शब्दों से बात करते हैं, वह कुछ समय पर निर्भर करता है, लेकिन मूल जो होता है वह इसका शब्द शक्ति ही होता है। शब्दों में भी बड़ी ताकत होती है। यह शब्द शक्ति इससे ही हमें पता चल जाता है। शब्द शक्ति को संक्षेप में शब्द शक्ति को संक्षिप्त में शब्द शक्ति कहते हैं। इस वृत्ति या व्यापार भी कहा जाता है। शब्द शक्ति को संक्षेप में शक्ति कहते हैं। इस वृत्ति या व्यापार भी कहा जाता है। अभी सरल शब्दों में अगर हम कहा ना सकते हैं तो मिठाई या चाट का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है। यानी कि कोई भी अगर मिठाई होती है उसका नाम सिर्फ हम शब्दों के माध्यम से लेते हैं तो वह हमें बहुत पसंद आती है। जैसे कि जलेबी हो, पेड़ा हो या अन्य कोई भी मिठाई हो, उसका नाम सुनते हमारे मुंह में पानी आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि हम वह शब्द व्यक्त करते हैं, तो व्यक्त करने के उपरांत वैसा चित्र, वैसी छवि हमारे मन में बन जाती है। सांप या भूत का नाम सुनते ही मन में भय का संचार हो जाता है। क्या अचानक अगर हमारी आंखों के सामने सांप आ गया तो हमें भय लगने लगता है, या किसी ने भूत ऐसा कर दिया तो हमारे मन में जैसी भावनाएं जागृत हो जाती है, यानी कि संचार हो जाता है। यह प्रभाव अर्थगत है। अतः जिस शक्ति के द्वारा शब्द का अर्थगत प्रभाव पड़ता है वह शब्द शक्ति कहलाती है। वह शब्द शक्ति कहलाती है। काव्य में रस का संचार शब्द शक्तियों के द्वारा होता है। काव्य में रस का संचार शब्द शक्तियों के द्वारा होता है। यह शब्दों का विशेष महत्व माना गया है। देखिए, अगर हम कोई भी काव्य करते हैं तो काव्य करते वक्त वहां पर हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।
शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो शब्दों के माध्यम से ही हम हमारे काव्य को वहां पर स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए जो हम शब्दों को स्थापित करते हैं तभी वो श्रोता या पाठक तक पहुंचता है, इसीलिए उसका विशेष महत्व माना गया है। काव्य भाषा में वाक्यों की काव्य भाषा में वाक्यों की रचना इस बात की सूची है कि उसमें अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग प्रकरण, प्रसंग और तो भी आशय के अनुसार हुआ है। काव्य भाषा में काव्यों की रचना इस बात की सूचक है कि उसमें अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग, ऐसा शब्दों का प्रयोग किस प्रकार हुआ है। प्रसंग तो भी आशय के अनुसार हुआ। अभी प्रसंग रेलगाड़ी जा रही है, तो रेलगाड़ी जाते जाते वह सीटियां बजाते हुए जा रही है, तो वैसा प्रसंग आता है तो उस प्रसंग का हम वर्णन करते हैं। तो वह वर्णन शब्दों के माध्यम से होता है और कभी आशय के अनुसार। देखिए, रेलगाड़ी जा रही है, इसका आशय वर्णन हमें करना हो तो हम वही वर्णन करेंगे शब्दों के माध्यम से। कवियों की कृतियों में शब्दों के अनेक अर्थ ढूंढने की प्रथा उचित नहीं कही जा सकती है। देखना यह चाहिए कि कवि ने शब्दों का प्रयोग कर जिन अभिष्ट अर्थों को रखना चाहा है उसमें वह कहाँ तक सफल है। यानी कि मुख्य तौर पर हम कहना चाहेंगे कि रेल गाड़ी का प्रसंग वर्णन वहां पर हो रहा है और अब सबको पता है रेलगाड़ी अगर दौड़ती है तो उसकी आवाज किस तरह से निकलती है, जब उसका हॉर्न बजता है तो वो कैसा बजता है। लेकिन वहां पर अगर एक प्राणी की आवाज निकलने का प्रासंगिक वर्णन किया तो वह सफल नहीं हो सकता। इसलिए उसका अभिष्ट अर्थों को रखना चाहिए। अभिष्ट यानी कि सबसे पहले और सचमुच में उसका जैसा होता है वैसे ही शब्दों का अर्थ रखना चाहिए, उसमें वह सफलता प्राप्त लेते हैं। आगे तात्पर्य यह है कि शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार, अर्थ का बोध कराने में शब्द कारण है और अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्य मोहम्मद ने व्यापार शब्द का और आचार्य विश्वनाथ ने शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। हिंदी के रीतिकालीन आचार्य चिंतामणि ने लिखा है, जो सुन पड़े तो शब्द है समूची पैरों तो अर्थ, अर्थात जो सुनाई पड़े वह शब्द है तथा उसे सुनकर जो समझ में आवे वह उसका अर्थ है। स्पष्ट है कि जो ध्वनि हम सुनाई पड़ती है वह शब्द है और उस ध्वनि से हमें जो संकेत या मतलब ग्रहण करते हैं वह उसका अर्थ है। देखिए प्यारे दोस्तों, बड़े ही सरल शब्दों में यहाँ पे इन्होंने कहा है, जब मैं आपको वाक्यों के शब्दों के माध्यम से बयां करता हूँ तो वह ध्वनि मेरे मुख से निकलकर आपके कान तक पहुंचती है।
तो पहुंचने के उपरांत इसे आप ग्रहण करते हो, आप सुनते हो, सुनने के उपरांत आपको उसका अर्थ जो समझ में आता है उसे अर्थ कहते हैं। शब्द से अर्थ का बोध होता है, तब शब्द बोध, शब्द बोधक, बोध्य कराने वाला अर्थ हुआ बोध्य, जिसका बोध कराया जाए। जितने प्रकार के शब्द होंगे उतने ही प्रकार की शक्तियां होगी। जितने प्रकार के शब्द होंगे उतने प्रकार की शक्तियां होगी। जैसे कि मैंने फूल कहा, फूल कहने के पीछे मेरी शक्ति अलग थी। मैंने बाघ का, बाघ का जो अर्थ निकलता है, हिंदी में शेर को भी बाघ कहते हैं। फूल जिसमें ज्यादा खिलते हैं उसे हम बात करते हैं। अभी मैंने हाथी कहा, उस शब्द के पीछे अलग अलग शक्ति होती है। उस शब्द के पीछे शब्द के 3 प्रकार के वाक्य, शब्द के 3 प्रकार के वाचक, लक्षणक एवं व्यंजक होते हैं तथा इन्हीं के अनुरूप 3 प्रकार के अर्थ, वाचार्थ, लक्षणार्थ एवं व्यंग्यार्थ होते हैं। शब्द और अर्थ के अनुरूप ही शब्द की 3 शक्तियां अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना होती है। इसी प्यारे दोस्तों, यहाँ पर शब्द शक्तियों के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना होती है। तो उसी के अनुसार यह जो चार्ट दिया हुआ है, जो टेबल है, वह हम देखेंगे। शब्द, अर्थ एवं शक्ति, यानी कि शब्द वाचक होता है। किसी भी शब्द को हम पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी दुनिया के अनन्य भाषाओं में से, लेकिन शब्द को हम वाचिक करते हैं, वह अभिधेय होता है। अर्थ, वाचार्थ, अभिधेयार्थ या मुख्यार्थ, देखिए उसका अर्थ हमारी समझ में आता है, उसे हम मुख्यार्थ करते हैं। शक्ति, अभिधा, लेकिन वह हमारे समझ में आता है। इसी तरह से लाक्षणी, लक्षक, लाक्षणी, लक्षार्थ, लक्षण, व्यंजक, व्यंगार्थ, व्यंजनार्थ एवं शक्ति व्यंजन। देखिए दोस्तों, इस तरह से जो शब्द शक्ति होती है वह महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हमें भी अगर हमारी कोई भी बात किसी को भी बतानी हो तो हम शब्द शक्तियों के माध्यम से भी बता सकते हैं। ये प्यारे दोस्तों, इसी टाइम में हम यहीं पर रुकते हैं। अगली टाइम में फिर से मिलेंगे।